नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल 375 रुपये की वृद्धि करके इसे 10,335 रुपये करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को संबोधित करेंगे। वे दिल्ली में करियप्पा मैदान में एनसीसी रैली को भी संबोधित करेंगे। भारत ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सदस्यों के साथ कार्यनीतिक भागीदारी तंत्र पर हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्रालय ने 18 राज्यों के ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने कल ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए लाल किले का दौरा किया और गृह मंत्रालय ने कोविड-19 के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए। ये 1 फरवरी से लागू होंगे। समाचार संध्या में नईम अख्तर के साथ मैं लवलीन निगम। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 375 रुपये की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। अब इसकी कीमत 10,335 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस फैसले से खोपरे की खेती करने वाले लाखों किसानों को, विशेषकर 12 तटीय राज्यों के किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि किसानों की भलाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के क्रम में ये एक महत्वपूर्ण पहल है। Today, Cabinet met and was chaired by Prime Minister Narendra Modi, and we have decided to increase the MSP of milling copra as well as ball copra. So we have increased it by 52% over and above the cost of production. This year, 375 rupees increased and is now 10,335. श्री जावड़ेकर ने कहा कि ऐसा देखा गया है कि जब सरकार कीमतों को बढ़ाती है तो बाजार में भी इसका सकारात्मक असर पड़ता है। सरकार ने कहा है कि मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में 84 लाख से अधिक किसानों को फायदा हुआ। इस दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद हुई। कृषि मंत्रालय ने बताया कि सरकार अपनी मौजूदा योजनाओं के अनुसार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद जारी रखे हुए है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों से करीब 587 लाख टन धान की खरीद हुई है। ये पिछले साल 488 लाख टन की खरीद के मुकाबले 20.28% अधिक है। सरकार ने अपनी मुख्य एजेंसियों के जरिए 3 लाख टन मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की खरीद भी की है, जिससे लगभग 1,62,000 किसानों को लाभ हुआ। ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि भारत और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के सदस्यों ने कार्यनीतिक भागीदारी तंत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता आपसी विश्वास और सहयोग को मजबूत करने तथा वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और टिकाऊपन बढ़ाने के लिए किया गया है। इस भागीदारी से जानकारी का व्यापक आदान प्रदान बढ़ेगा। ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का पूर्ण सदस्य बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। ऊर्जा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सदस्य और भारत इस भागीदारी के तौर तरीकों का फैसला करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सचिवालय भारत में सहयोग की गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा। सचिवालय इस भागीदारी को और विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सदस्यों और भारत के बीच विचार विमर्श को सुगम बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विश्व आर्थिक फोरम के दावोस संवाद को संबोधित करेंगे। वो उद्योग जगत के 400 से अधिक दिग्गजों के सत्र में चौथी औद्योगिक क्रांति, मानवता की भलाई के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग विषय पर भाषण देंगे। श्री मोदी कार्यक्रम के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी बातचीत करेंगे।
श्री मोदी कल दिल्ली में करियप्पा ग्राउंड पर एनसीसी की रैली को भी संबोधित करेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। समारोह में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ एनसीसी कैडेटों के मार्च पास्ट के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने आज दिल्ली में लाल किला जाकर कल ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा से होने वाले नुकसान का जायजा लिया। श्री पटेल के साथ उनके मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वरिष्ठ अधिकारी भी थे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री पटेल ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों से स्थिति की रिपोर्ट बनाकर गृह मंत्रालय को भेजने के आदेश दिए हैं। आज मैंने 2 निर्देश दिए हैं। तत्काल रिपोर्ट बनाई जाए और वो गृह मंत्रालय को सौंपी जाए, और दूसरा कि एफआईआर तत्काल हो, क्योंकि एएसआई के मॉन्यूमेंट में लेयर्स है हमारी अपने कैटेगरी के हिसाब से। तो इसलिए मैंने कहा है कि अभी ये तैयारी प्रशासनिक अधिकारी कर लें ताकि उस आधार पर एफआईआर सुनिश्चित हो सके कि हमको कितनी एफआईआर करनी है। 2 ही फैसले आज हमने किए हैं। रिपोर्ट आने के बाद फिर बाकी चीजें स्पष्ट हो सकेंगी। दिल्ली में कल किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसक घटनाओं के मद्देनजर कुछ किसान संगठनों ने किसान आंदोलन से अपना समर्थन वापस ले लिया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय संयोजक वीएम सिंह ने कहा कि ये ऐसे लोगों को अपना समर्थन नहीं दे सकते हैं जिनका विरोध करने का तरीका अलग हो। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कहा है कि कल दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उससे वो बहुत आहत हैं और उन्होंने इस आंदोलन से अलग होने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान उपलब्ध कराने के लिए 18 राज्यों को 1 खरब 23 अरब 51 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। ये राशि इस वित्त वर्ष में जारी किए गए मूल अनुदान की दूसरी किस्त है। पहली किस्त के उपयोग का प्रमाण पत्र देने वाले राज्यों को पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर ये किस्त जारी की गई है। सामुदायिक परिसंपत्तियां सृजित करने और ग्रामीण स्थानीय निकायों की वित्तीय वहनीयता में सुधार के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ये अनुदान जारी किया जा रहा है। राज्यों को केंद्र सरकार से ये राशि प्राप्त होने के 10 दिन के अंदर इसे ग्रामीण स्थानीय निकायों को अंतरित करना होगा। मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक ग्रामीण स्थानीय निकायों को कुल 45,038 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 31 जनवरी 2021। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टलना चाहिए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर के 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। संसद के बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने 31 जनवरी को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 29 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुला सकते हैं। सरकार ने भी लोकसभा और राज्यसभा के सुचारू संचालन के लिए 30 जनवरी को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबोधन के साथ शुरू हो रहा है। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाएगा। कोविड महामारी को देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दिन में 2 बजे तक और लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक चलेगी। बजट सत्र का पहला भाग 15 फरवरी को समाप्त होगा और दूसरा भाग 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषदों के प्रमुखों के चुनाव फरवरी में कराए जाएंगे। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि जिला विकास परिषद अध्यक्षों के पदों के आरक्षण के बारे में अंतिम निर्णय फरवरी के पहले सप्ताह में ले लिया जाएगा। राज्य के निर्वाचन आयोग ने इसके लिए एक मसौदा प्रस्ताव तैयार किया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हुआ। 14 गणमान्य लोगों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। आज सदन में जिन्हें श्रद्धांजलि दी गई उनमें फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी डिएगो माराडोना,
फिल्म अभिनेता सौमित्र चट्टोपाध्याय, पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह, विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष सुकुमार हांसदा और राज्य के पूर्व सांसद तथा विधायक शामिल हैं। कर्नाटक विधानमंडल का सत्र कल से शुरू होगा। सत्र की शुरुआत में राज्यपाल वजुभाई वाला विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्यपाल वाजुभाई वाला कल असेंबली और काउंसिल के दोनों सदस्यों को एक साथ संबोधित करेंगे। उसके अगले दिन राज्यपाल के भाषण पर चर्चा की जाएगी। प्रमुख बिल जो सदन में आने वाले हैं उनमें से गौहत्या नियंत्रण कानून, संक्रमण नियंत्रण बिल और मोटर व्हीकल लोकायुक्ता के अमेंडमेंट बिल प्रमुख हैं। संक्रमण की वजह से इस बार कार्यकलाप देखने के लिए लोगों को अवसर नहीं प्राप्त होगा। स्पीकर जी ने बताया है कि बजट सेशन मार्च से होगा। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल 375 रुपये की वृद्धि करके इसे 10,335 रुपये करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को संबोधित करेंगे। वो दिल्ली में करियप्पा मैदान में एनसीसी रैली को भी संबोधित करेंगे। भारत ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सदस्यों के साथ कार्यनीतिक भागीदारी तंत्र पर हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्रालय ने 18 राज्यों के ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने कल किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए लाल किले का दौरा किया और गृह मंत्रालय ने कोविड-19 के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए। ये 1 फरवरी से लागू होंगे। गृह मंत्रालय ने आज कोविड-19 महामारी की निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के बारे में दिशा निर्देश जारी किए। ये 1 से 28 फरवरी तक लागू रहेंगे। ये दिशा निर्देश पिछले 4 महीने से कोविड महामारी से लड़ाई में उपलब्धि को और सुदृढ़ बनाने के लिए जारी किए गए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार महामारी पर पूरी तरह काबू पाने तक सावधानी बरतने और निगरानी, नियंत्रण तथा मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने की नीति अपनाने पर जोर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर जिलाधिकारी स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों पर विचार करते हुए छोटे स्तर पर सावधानीपूर्वक कंटेनमेंट जोन बना सकेंगे। स्थानीय स्तर पर पुलिस और नगर निगम अधिकारी ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट उपायों का सख्ती से पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों सरकारें ये सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे कि लोग मास्क पहनें, बार बार हाथ धोएं और सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करें। इसके अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी तरह की गतिविधियों की अनुमति दी गई है, लेकिन इस दौरान मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करना होगा। सामाजिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षा, सांस्कृतिक और धार्मिक सभाओं को अधिकतम 50% क्षमता के साथ पहले ही अनुमति दी गई है। निर्देशों के अनुसार अब संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार इस तरह के आयोजनों में लोगों की संख्या निर्धारित की जा सकेगी। सिनेमा हॉल और थिएटरों में 50% सीटिंग क्षमता के साथ गतिविधियों की अनुमति पहले ही दे दी गई थी। अब उन्हें और अधिक सीटिंग क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए गृह मंत्रालय के परामर्श से सूचना और प्रसारण मंत्रालय संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि अब स्विमिंग पूल में सबको जाने की अनुमति होगी। इसके लिए गृह मंत्रालय के परामर्श से युवा कार्य और खेल मंत्रालय संशोधित दिशा निर्देश जारी करेगा। बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी हॉल की पहले अनुमति थी, लेकिन अब सभी प्रकार के प्रदर्शनी हॉल को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन इसके लिए वाणिज्य विभाग संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बढ़ाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय को स्थिति के आकलन के आधार पर गृह मंत्रालय के परामर्श से निर्णय लेने की अनुमति दी गई है। सरकार ने कहा है कि देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 20,29,000 से अधिक लाभार्थियों को टीके लगाए जा चुके हैं। भारत ने कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। सरकार की समय रहते कार्रवाई और समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखने से कोरोना के दैनिक मामले लगातार घट रहे हैं। इससे कोरोना से हुई मौतों की संख्या में भी लगातार कमी आई है। कोरोना वायरस के सामने आने के 8 महीने बाद
संक्रमण से प्रतिदिन की मृत्यु दर घटकर 120 से भी कम रह गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि कोविड-19 का टीका कोवैक्सीन ब्रिटेन में वायरस के नए रूप और भारत में फैल रहे वायरस से बचाने में समान रूप से प्रभावी है। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने आईसीएमआर के सहयोग से विकसित किया है। ब्रिटेन में नोवेल कोरोना वायरस SARS-CoV-2 के रूप बदलने के बाद उसके सभी रूपों को पहली बार आईसीएमआर NIV में सफलतापूर्वक अलग किया गया और जांच में इसका उपयोग किया गया। महाराष्ट्र में पद्मश्री डॉक्टर अभय बंग और उनकी पत्नी डॉक्टर रानी बंग ने पिछले सप्ताह कोविड के टीके लगवाने पर खुशी जाहिर की है। वो अब दूसरे लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। डॉक्टर अभय और डॉक्टर रानी बंग महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं। मेरी पत्नी और मैं, हम दोनों डॉक्टर्स हैं। 5 दिन पहले कोविशील्ड वैक्सीन लिया। हम दोनों हाई रिस्क हैं। दोनों की उम्र 70 के करीब है। मुझे डायबिटीज है, हार्ट डिसीज है, तो हम खतरे के रुग्ण हो सकते हैं। वैज्ञानिक एविडेंस भी कहता है कि कोविशील्ड सुरक्षित है। इसलिए मैं सुझाऊंगा कि हर कोई जिसको खासकर खतरा है वो जरूर कोविशील्ड वैक्सीन ले। वैक्सीन लेने के बाद में भी हमको और जो अन्य प्रिकॉशंस हैं वो लेना जारी ही रखना पड़ेगा। कोरोना की जो महामारी है उसको हम करीब करीब जीतते आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वैक्सीन इस सबसे आखिरी सिक्सर होगा जिसके बाद में हम इस पे विजय प्राप्त कर लेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों में कल वो पल यादगार होगा जब भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनी कोविशील्ड की 5 लाख खुराक कोलंबो पहुंचेंगी। सूत्रों ने बताया कि श्रीलंका को भारत की तरफ से वैक्सीन का ये उपहार देश की वैक्सीन मैत्री पहल का हिस्सा है। इस पहल के तहत भारत ने 7 पड़ोसी देशों को उपहार के रूप में वैक्सीन के टीके की आपूर्ति की है। कोविड महामारी से निपटने की इस मानवीय पहल से भारत की पड़ोस प्रथम की नीति और सागर सिद्धांत की भारत की प्रतिबद्धता का पता चलता है, जिसमें श्रीलंका का महत्वपूर्ण स्थान है। वैक्सीन के इस उपहार से पिछले वर्ष वर्चुअल शिखर बैठक के दौरान श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता पूरी हुई है। श्रीलंका ने 23 जनवरी को अपने यहां कोविड वैक्सीन के आपात उपयोग की मंजूरी दी थी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने निवास गण भवन से आज कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ढाका से और ब्यौरा हमारे विशेष संवाददाता से। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आज बांग्लादेश में कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। टीका आज ढाका के कुर्मी टोला सरकारी अस्पताल की नर्स रुनु वेरोनिका कोस्टा को दिया गया। साथ ही 2 डॉक्टरों, 1 ट्रैफिक पुलिस और फौजी अधिकारी को भी टीका लगाया गया। 1 सप्ताह तक उनकी निगरानी के बाद 7 फरवरी से पूरे देश में टीकाकरण की शुरुआत होगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को 20 लाख टीकों के उपहार और 50 लाख टीकों की अन्य खेप भेजने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि टीकाकरण देश में कोरोना महामारी के ऊपर विजय की शुरुआत होगी। स्वास्थ्य मंत्री जाहिद मलिक ने बताया कि देश भर में टीका कार्यक्रम के लिए 42,000 से भी अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया है। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि आज 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2,99,299 लोगों का टीकाकरण किया गया है। नई दिल्ली में अपर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर मनोहर अगनानी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि अब तक कुल 23,28,779 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि कोविड का टीका लगवाने के बाद किसी भी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में सही जानकारी का प्रचार प्रसार करने और अफवाहों को दूर करने के लिए विभिन्न पक्षों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 कोविड-19 के टीके के विकास के लिए जाना जाएगा और दुनिया के सामने इस साल की चुनौती सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों को टीका लगाने की होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के संचालन मंडल की 148वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने महामारी से जुड़ी तमाम समस्याओं के बावजूद दुनिया में हुई प्रगति को बड़ा उत्साहजनक बताया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को महामारी घोषित किए जाने के बाद से इससे निपटने के लिए सामूहिक रूप से शुरू किए गए अभियान से इसे फैलने से रोकने और मृत्यु दर को कम करने में मदद मिली।
कोविड महामारी के तेजी से फैलाव के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन के सभी सदस्य देशों की भूमिका की सराहना करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इन देशों की प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत से महामारी के प्रकोप के दौरान अनगिनत लोगों का जीवन बचाया जा सका है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौर में सबसे बड़ी उपलब्धि स्वास्थ्य संगठनों के बीच सहयोग की रही। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संगठनों ने दुनिया भर में उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करने पर जोर दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड महामारी से निपटने और निस्वार्थ भाव से कोविड रोगियों की सेवा करते हुए अपना जीवन बलिदान करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड ने टीकाकरण एजेंडा 2030 का स्वागत किया और दुनिया भर में लोगों का जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों की एक स्वर से प्रशंसा की। सदस्य देशों ने कोवैक्स सुविधा के माध्यम से महामारी के टीके जल्द और समानता के आधार पर सभी देशों को उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोविड संबंधी विशेष दूत डेविड नवारो ने कहा है कि आने वाले समय में कोविड-19 के नए स्ट्रेन के सामने आने की आशंका है, लेकिन इन पर कोविड टीका कारगर रहेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला है कि टीकाकरण निष्प्रभावी हो जाएगा। एक टीवी चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि वायरस के अधिक संक्रामक होने के बारे में पता चलने के बाद ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन का अध्ययन किया जा रहा है। देश में अब संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 96.91% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 13,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 1,03,59,000 से अधिक मरीज संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। देश में कोविड से प्रभावित लोगों की संख्या तेजी से घट रही है। इस समय 1,76,000 सक्रिय मामले हैं, जो कुल मामलों का केवल 1.65% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल हुई 137 मौत को मिलाकर अब तक 1,03,724 लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया कि कल 5,50,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 19,36,00,000 से अधिक नमूनों की जांच हो चुकी है। इस बीच विश्व में कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या आज 10 करोड़ को पार कर गई। अब तक विश्व की करीब 1.3% आबादी इस वायरस से संक्रमित हो चुकी है, जबकि इससे 21 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस वर्ष के आरंभ में दुनिया में औसतन प्रत्येक 7.7 सेकंड में एक व्यक्ति संक्रमित हो रहा है। इस अवधि में रोजाना लगभग 6,68,250 लोग संक्रमित हुए और वैश्विक मृत्यु दर 2.15% रही। 2,50,00,000 से अधिक संक्रमित लोगों के साथ अमेरिका पहले स्थान पर है। दुनिया में कुल संक्रमित लोगों में से करीब 25% अमेरिका में है, जबकि उसकी जनसंख्या विश्व की आबादी का केवल 4% है। रोजाना औसत मृत्यु के मामले में भी अमेरिका पहले स्थान पर है। विश्व में कोविड से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र यूरोप में इस समय हर 4 दिन में 10 लाख लोग संक्रमित हो रहे हैं। महामारी फैलने की शुरुआत से अब तक यूरोप में लगभग 3 करोड़ लोग संक्रमित हुए हैं। ब्रिटेन में कोविड से मृतकों की संख्या कल 1 लाख तक पहुंच गई। रूस, पोलैंड और यूक्रेन जैसे देशों सहित पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र में विश्व के करीब 10% संक्रमित लोग हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस वर्ष भारत की विकास दर 11.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। यदि यह अनुमान सही साबित होता है तो कोरोना संकट के दौरान भारत दुनिया का ऐसा एकमात्र देश होगा जिसकी वृद्धि दर 2.5 अंक में होगी। इसे हासिल करने के बाद एक बार फिर भारत सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा।
कोष ने ताजा अनुमान में कहा है कि इस वर्ष चीन की वृद्धि दर 8.1%, स्पेन की 5.9% और फ्रांस की 5.5% रह सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार अगले वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.8%, जबकि चीन की 5.6% रहने की संभावना है। वस्त्र मंत्रालय की समिति ने वस्त्र और परिधान का निर्यात बढ़ाने के लिए जापान के निसेनकेन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षर के लिए वर्चुअल समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी और जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग राज्य मंत्री यासुमासा नागासाका ने की। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के उस ईमेल को फर्जी बताया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि मेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने कोविड महामारी की क्षतिपूर्ति के रूप में संयुक्त राष्ट्र से 1 करोड़ 60 लाख रुपए जीते हैं। इस मेल में संबंधित व्यक्ति से ये राशि प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत और बैंक का विवरण मांगा गया है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने कहा है कि आरबीआई कभी भी किसी व्यक्ति से निजी सूचना मांगने के लिए संपर्क नहीं करता। सरकार ने उस मैसेज को भी फर्जी बताया है जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार बेरोजगारों को प्रति माह 3,800 रुपए का भत्ता दे रही है। पीआईबी ने कहा है कि ये सूचना फर्जी है और केंद्र सरकार ने इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है। और अब आर्थिक जगत की कुछ अन्य खबरों के साथ सोनू सूद। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.94% की मंदी से 938 अंक लुढ़ककर 47,410 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.91% की मंदी से 271 अंकों की गिरावट दर्ज करता हुआ 13,968 पर बंद हुआ और दिन के कारोबार में ब्रेंट कच्चा तेल $56 प्रति बैरल के आसपास था और WTI क्रूड की कीमत $53 प्रति बैरल के करीब थी। अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। दिल्ली में कोहरा छाए रहने की संभावना है। तापमान 5 डिग्री और 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। तापमान 24 डिग्री और 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। चेन्नई में सुबह धुंध छाई रहेगी और बाद में कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं। कोलकाता में न्यूनतम तापमान लगभग 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। श्रीनगर में दोपहर बाद आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 0 से 2 डिग्री नीचे और 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 15 डिग्री सेल्सियस नीचे और अधिकतम 6 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में न्यूनतम तापमान 0 से 6 डिग्री नीचे और अधिकतम 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में तापमान 3 और अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उधर पटना में आसमान साफ रहेगा। गुवाहाटी में सुबह कोहरा या धुंध छाई रह सकती है। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने आज दुबई में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ यानी महीने के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी का सम्मान शुरू करने की घोषणा की है। इस पुरस्कार के जरिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करने वाले पुरुष और महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। बैंकॉक में आज बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु अपना पहला मुकाबला विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी ताइजू यिंग से हार गईं। वहीं पुरुष सिंगल्स में डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन ने किदाम्बी श्रीकांत को 15-21, 21-16, 21-18 से हराया। कल सिंधु का मुकाबला विश्व की तीसरे नंबर की खिलाड़ी इंता नोन से होगा, जबकि श्रीकांत चीनी ताइपे के वांग जू वेई से खेलेंगे। इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद कल वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल तेजस का शुभारंभ करेंगे। तेजस से नागरिक केंद्रीय सेवाएं उपलब्ध कराने और नीतिगत निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार करने तथा सरकारी सेवाओं की दक्षता बढ़ाने में सहायता मिलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल 375 रुपए की वृद्धि करके इसे 10,335 रुपए करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को संबोधित करेंगे। वे दिल्ली में करियप्पा मैदान में एनसीसी रैली को भी संबोधित करेंगे। भारत ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सदस्यों के साथ कार्यनीतिक भागीदारी तंत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।
वित्त मंत्रालय ने 18 राज्यों के ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।